लास्ट क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात की थी, है ना। उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी किया था, उसी के सीरीज में आगे क्वेश्चंस करते हैं। देखो लिखो आप, बात नहीं और ध्यान यहाँ दो, ठीक है। सेशन स्टार्ट हो चुका है, मैं अब पढ़ाने के मूड में हूं, तो ध्यान भी पढ़ाई में होना चाहिए। क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, इफ एन एंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल देन फाइंड द एंगल। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में तो आप जानते हो, लेकिन इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, इसलिए ध्यान से समझना होगा। देखो, कहा जा रहा है कि एक एंगल जो है वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल का ट्वाइस है। एन एंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, देन वी हैव टू फाइंड द एंगल। तो हमें एंगल फाइंड करना है, तो उसे अपन क्या मान ले थोड़ी देर के लिए, x मान लेते हैं। लेट एंगल इज इक्वल्स टू x। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या बनेगा बेटा, बताओ। 180 माइनस एक्स। कल बताया था ना मैंने आपको, अगर एक एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनता है 90 माइनस एक्स और सप्लीमेंट्री बनता है 180 माइनस एक्स। अब अगर हम लैंग्वेज को समझें और इसका यूज करके इक्वेशन बनाएं, तो देखो लैंग्वेज क्या कह रहा है, एन एंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। यही वो स्टेटमेंट है जहां से इक्वेशन बनेगी। तो देखो इसको अपन कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपको सिखाया है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब को नोटिस करो कि हेल्पिंग वर्ब कहां पर है ना, स्टेटमेंट में, और उसके प्लेस पर अपन को क्या मान लेना चाहिए, इक्वल मान लेना चाहिए। मैंने इक्वल्स टू लगा दिया यहाँ पर। इक्वल टू के पहले क्या वर्ड लिखा हुआ बेटा, एन एंगल। तो यहाँ हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग एंगल किसे माना है हम लोगों ने, एक्स को माना है कि 180 माइनस एक्स को माना है। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा जाएगा, एक्स। राइट हैंड साइड में देखो, ट्वाइस ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। इसको अगर हम एक बार में पढ़ेंगे तो हमें इसका मीनिंग क्या समझ में आएगा, इसके सप्लीमेंट्री एंगल का ट्वाइस। किसके सप्लीमेंट्री एंगल का ट्वाइस, एक्स के। तो एक्स की सप्लीमेंट्री एंगल क्या था, और उसका तो ट्वाइस करने का मतलब क्या होता है, तो किसे 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो वी शुड मल्टीप्लाई 180 माइनस एक्स विथ 2, क्योंकि ट्वाइस लिखा हुआ है। तो क्या ऐसा लिख देना चाहिए मुझे, यही रिप्रेजेंटेशन है ना, ट्वाइस ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। तो नाउ वी हैव अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और इसे सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो लेट्स सॉल्व इट। x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 2x, 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 2x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो x प्लस 2x इक्वल टू, ये जो मैं प्रोसीजर कर रहा हूं ये कौन सा मेथड कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन मेथड, पता है ना सभी को, ठीक है। नाउ व्हाट इज x प्लस 2x, that is equal to 360. So which means x is equals to 360 upon 3. And what is the simplified answer? So means our required answer is equal to what? 120. अब ये आंसर आ गया। लैंग्वेज को यूज करके एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं वाकई आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा। 120 डिग्री हमारा एंगल है ना, और इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या बनेगा, 120 का सप्लीमेंट्री बताओ 60 डिग्री। तो क्या 60 डिग्री का ट्वाइस 120 डिग्री के बराबर होता है, तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये लैंग्वेज को पूरी तरह से फॉलो कर रहा है ना। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर निकालने के बाद में आप लैंग्वेज में उसे पुट करके एक बार चेक कर लो कि वो लैंग्वेज
को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपकी मार्क्स की श्योरिटी बढ़ेगी, है ना। वही मैंने यहाँ पर किया। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं, इससे पहले कई बार एग्जाम पेपर में आए हैं, है ना। तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। मैं फिर से बता दूं, लैंग्वेज को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ध्यान से चीजों को पढ़ो और एक एक वर्ड को यूज करते हुए मीनिंग बनाने की कोशिश करो अच्छे से। तो क्वेश्चन का मीनिंग वापस एक्सप्लेन करता हूं। एन एंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। एक एंगल है जो खुद के सप्लीमेंट्री एंगल का ट्वाइस है, तो हमें उस एंगल को फाइंड करना है। क्या सभी एंगल ऐसी खासियत रखते हैं? जैसे कि मैं कहूं 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और 80 का ट्वाइस क्या होता है? तो क्या 100 और 160 इक्वल हुए? नहीं। विच मीन्स कि हमें यहाँ पर इसे बहुत प्रॉपर मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें फाइंड करना था एंगल, इसलिए मैंने एंगल को क्या मान लिया? एक्स मान लिया, ठीक है। और अगर एंगल एक्स है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? मैंने सप्लीमेंट्री एंगल क्यों निकाला? क्योंकि क्वेश्चन जो था वो किस पर बेस्ड था? सप्लीमेंट्री एंगल। ये बेसिक स्टेप्स है। क्वेश्चन अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड हो तो आपको वहीं पर ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल लेना चाहिए। क्वेश्चन अगर सप्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड है तो आपको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन की लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जिससे इक्वेशन बनेगी उसको आपको पिक करना चाहिए। तो मैंने पिक कर लिया और उस लैंग्वेज को पिक करके हमें उसे एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने आपको चैप्टर 3 के अंदर सिखाया है, चैप्टर 3 या 4 के अंदर ये आपको सिखाया हाउ टू कन्वर्ट द वर्ड प्रॉब्लम इनटू द इक्वेशन, और इस पर बहुत सारी प्रैक्टिस भी की थी, जिसमें मैंने आपको पहला स्टेप ये सिखाया कि स्टेटमेंट का हेल्पिंग वर्ब नोटिस करो और जहां पर भी हेल्पिंग वर्ब है वहां पर क्या अप्लाई कर दो? इक्वल्स टू का साइन अप्लाई कर दो। वही मैंने यहाँ पर किया। फिर उस हेल्पिंग वर्ब के लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है उसको नोटिस करो और उसके राइट साइड में क्या लिखा हुआ है उसको नोटिस करो और उन्हें नोटिस करके उनके लिए एल्जेब्रिक फॉर्म बनाने की कोशिश करो। वही मैंने यहाँ बनाया है। अगर आप यहाँ तक आ जाते हो तो उसके बाद की कैलकुलेशन वाला प्रोसेस मुझे लगता है कि आप लोग कर पाओगे, लेकिन यहाँ तक आने के बाद, इसलिए यहाँ तक आने का जो प्रोसीजर है, पाथ है, उसे अच्छे से समझ लो बस। तो बताओ अगर किसी को डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो। हाँ, देखो हमारे पास ये इक्वेशन आई, यहां तक समझ में आया आपको? ओके, हमें यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? एक्स की वैल्यू। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमने एक मेथड सीखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन मेथड। ट्रांसपोर्टेशन मेथड कहता है कि जो भी वेरिएबल आपको फाइंड करना है उसकी सभी टर्म को एक साइड लेके आओ और उसके अलावा जो कांस्टेंट है उनको एक साइड लेके जाओ। तो वी कैन सी कि हाँ एलएचएस में एक्स का टर्म है, आरएचएस में भी एक्स का टर्म है, तो मैं आरएचएस के टर्म को कहां लेके आ रहा हूँ? कहां कलेक्ट कर रहा हूँ? एलएचएस में। इसलिए मैं -2x को कहां लेके आया? एलएचएस में। माइनस की टर्म को जब मैं एलएचएस में लाऊंगा तो कैसा बन जाएगा? प्लस का, तो मैंने +2x लिख दिया। अब आरएचएस में मेरे पास एक्स से रिलेटेड टर्म नहीं है और एलएचएस में सारी टर्म एक्स से रिलेटेड है, यही हमें सेपरेट करना होता है। कर दिया, करने के बाद वी नो दैट कि x + 2x कितना होता है? 3x, तो वहां मैंने 3x लिख दिया। इक्वल टू में 360 डिग्री था ही सही, वहां से मुझे x निकालना है तो मुझे 3 को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने 3 को ट्रांसपोर्ट किया। ये सब प्रोसीजर ट्रांसपोर्टेशन की है ना। तो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन जानते हो तो आप ये कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो। ठीक है, लिख लिया सभी ने? लिखो।
लिख लिया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस पैटर्न. An angle is 40 degree more than its complementary angle. Then find the angle. हमें एक ऐसे एंगल को फाइंड करना है जो खुद के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 40 डिग्री ज्यादा हो. ठीक है, तो इसके लिए हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले कुछ डेफिनेशंस भी देखनी होगी. हमें यहां पर फाइंड क्या करना है? एंगल. इसलिए मैं एंगल को क्या मान लूंगा? एक्स मान लूंगा. और जैसा कि मैंने आपको सिखाया कि क्वेश्चन अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड हो तो आप पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करो, सप्लीमेंट्री पर बेस्ड हो तो सप्लीमेंट्री एंगल. सो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हियर? 90 माइनस एक्स. अब स्टेटमेंट को आप पढ़ करके इक्वेशन बनाने की कोशिश करो. ट्राई करो, सभी ट्राई करो कि इक्वेशन क्या बनेगी, और जो जिसको लगता है कि उन्होंने समझ लिया है वो बता सकते हैं, मतलब हैंड रेस कर सकते हैं. इक्वेशन बतानी बस. अभी सॉल्व तो बाद में कर लेंगे अपन. इक्वेशन कौन बता सकता है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ करके इक्वेशन बनाना, ये बात चलती. हाँ सिद्धार्थ. इट इज नॉट करेक्ट. एनीवन? करेक्ट. ऑफिस बोलो. देखो, मैं इनका आंसर लिख देता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये सही क्यों है. ओके, कोई दिक्कत नहीं. प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में दिक्कत हो सकती है. सब्ट्रैक्शन में इस चीज को नोटिस में लेना पड़ेगा कि 40 वाकई पहले आएगा कि बाद में आएगा. इज इट क्लियर? वो देख लेंगे क्वेश्चन एक और. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों ये इक्वेशन सही है. देखो, लिखा है एन एंगल इज 40 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. यही वो स्टेटमेंट है जिससे इक्वेशन बननी है. इस स्टेटमेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज. तो इसके अगेंस्ट अपन क्या लगा देते हैं? इक्वल्स लगा देते हैं. इसके पहले क्या लिखा हुआ है? एन एंगल. वही एंगल जो हमने एज्यूम किया है. तो हमने एंगल क्या एज्यूम किया है बेटा? इसलिए मैंने एलएचएस में क्या लिख दिया? एक्स. अब इसके बाद क्या लिखा है, और उसे एक साथ पढ़ना है अपने को. तो एक साथ पढ़ते हैं अपन. 40 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. यहाँ इट किसके लिए यूज है? इट्स किसके लिए यूज है? एंगल के लिए, है ना. एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 40 डिग्री मोर का मतलब क्या होता है? ज्यादा, है ना. तो कुल मिला के अगर इसको और सिंपल शब्दों में कहें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 40 डिग्री ज्यादा. अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 40 डिग्री ज्यादा, ज्यादा के लिए प्लस करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे? ज्यादा के लिए प्लस ही करना पड़ेगा. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 40 डिग्री ज्यादा. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ही कितना? 90 माइनस एक्स. ये पहले देख चुके हैं. तो 90 माइनस एक्स से 40 ज्यादा मतलब प्लस 40. इसीलिए ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है. अब इस इक्वेशन को सोल्व करना आपको आता है, तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी. तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 65 डिग्री. बिल्कुल सही. इसे सॉल्व करने पर एक्स की वैल्यू 65 डिग्री आपको मिल जाएगी. तो जैसा कि मैंने कहा, इक्वेशन सॉल्व करने का प्रोसीजर जो है वो, उसमें मुझे डाउट नहीं है. इक्वेशन बनाने तक का जो प्रोसीजर है, मेरा फोकस उसको सिखाने में है. तो आपको इस पर वर्क करना है.
अच्छा, कितने लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ऑनेस्टली? अभी थोड़ा और प्रैक्टिस की जरूरत लग रही है कितने लोगों को लग रही है? करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि क्लियरिटी बने। लिख लिया सभी ने? ये एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 65 डिग्री, है ना? आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ 65 कैसे आया? उसके लिए तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप ही बताओ कि इसमें आगे क्या स्टेप लेना चाहिए अपने को। हाँ बेटा, ब्रैकेट से किसको मल्टीप्लाई करे? नहीं बेटा, बीच में साइन प्लस है। जब बीच में साइन प्लस है तो मल्टीप्लाई क्यों करेंगे अपन, है ना? हाँ, अगर बीच में साइन प्लस का नहीं होता तो हम मल्टीप्लाई करते, है ना? तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ब्रैकेट यहां पर इजिली हट जाएगा क्योंकि इसके ब्रैकेट के बाहर साइन क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव रहने से ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज होते नहीं है ना? तो ये ब्रैकेट इजिली हट जाएगा। हट गया। हटने के बाद में अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें? माइनस एक्स को तो लेके आए इधर, क्योंकि एक्स की टर्म को एक साइड रखना होता है और नॉन एक्स की टर्म को एक साइड रखना होता है। तो एक्स, ये वाला एक्स कैसे आएगा इधर? और 90 प्लस 40 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में रह जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या बना? 2x। राइट साइड में क्या बना? नाउ अब हमें 2 को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, तो कैसे जाएगा? 2 एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। 130/2 कितना बन जाएगा? 65। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 65 डिग्री। ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 3 times of an angle is 60 degree less than its supplementary angle, then find angle. Then find angle. इस क्वेश्चन को आप सेल्फ ट्राई करो स्टार्टिंग से ही। इक्वेशन आ गई, सॉल्व करो फिर आगे। एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकालो। एक्स की वैल्यू 30 डिग्री, करेक्ट। क्या आंसर? ओके, स्टार्टिंग क्या करेंगे बेटा? एंगल को, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप सप्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे। उसका क्या बनेगा? सप्लीमेंट्री एंगल
सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 180 माइनस एक्स। अब इक्वेशन बनानी है बेटा, तो बताओ वो कौन सा स्टेटमेंट है जिससे इक्वेशन बनेगी? थ्री टाइम्स ऑफ द एंगल इज 60 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, ये वो स्टेटमेंट है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, कौन बताएगा? इक्वेशन क्या बनेगी पार्थ? पार्थ यहां कुछ मिस्टेक कर गए। 3x इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस एक्स कहा आपने? 60 माइनस एक्स। आज मैं बताता हूँ मिस्टेक क्या की है। देखो, मैं अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बोला कि सर हम 40 इस वाले क्वेश्चन में ये जो 40 था इसे आगे भी लिख सकते हैं, तो मैंने एक बात कही थी वहां पर कि प्लस है इसलिए 40 को हम आगे पीछे कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या था प्लस 2 प्लस 3 भी 5 होता है और 3 प्लस 2 भी 5 होता है, लेकिन 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 होता है और 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 होता है। तो माइनस के समय हमें थोड़ा केयरफुली रहना होगा। अब पार्थ अगर हम स्टेटमेंट को ढंग से समझें तो क्या कह रहा है यहाँ पर, देखो एंगल के सप्लीमेंट्री एंगल से 60 डिग्री कम है ना, तो किससे कम बताया जा रहा है? सप्लीमेंट्री एंगल से कम बताया। आपको जब ये कहे कि 30 से कम है ना, या कहो कि 30 से 5 कम, तो आप क्या करोगे? 5 माइनस 30 करोगे, 30 माइनस 5 करोगे। 30 से 5 कम का मतलब 30 माइनस 5 ही हुआ ना, तो किससे कम कर रहे हो पहले वो लिखो। तो किससे कम कर रहे हो आप? सप्लीमेंट्री एंगल से। तो सप्लीमेंट्री एंगल लिखा जाएगा पहले। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? 180 माइनस एक्स। उसमें से कम कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन। और कितना कम कर रहे हो? ये बनेगी इक्वेशन। हर चीज को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा और इसी चीज के लिए आप यहां बैठे हो, ध्यान रखना, ठीक है? इसे अच्छे से समझना है और जहां जहां भी आपको लग रहा है कि आप मिस्टेक कर रहे हो उसको जानने की कोशिश करो कि वो मिस्टेक क्यों हो रही है, आप क्या गलत सोच रहे हो और इसमें क्या करेक्शन करना चाहिए ताकि आप भी सही डायरेक्शन में सोचना शुरू करो। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है? अब इसके आगे का प्रोसीजर तो सॉल्व करने वाला है, सो आई बिलीव कि वो आप करना जानते हो। फाइनली जब एक्स किलो निकालेंगे तो बेटा कितना आंसर आएगा? 30 डिग्री आएगा। सो रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू व्हाट? 30 डिग्री। ये मैं कहूंगा। बताइए किसी को डाउट? सॉल्व करके बताऊं? तुम बताओ फिर तो सॉल्व करना। बताओ क्या करना चाहिए आगे? थोड़ा लाउडली बेटा। ब्रैकेट ओपन कर दें, कुछ चेंजेस करने की जरूरत है क्या? क्यों? चलो अब ये भी बात समझो बेटा, ब्रैकेट के बाद माइनस साइन होने से फर्क नहीं पड़ता है, ब्रैकेट के पहले साइन माइनस होने से फर्क पड़ता है। ब्रैकेट के बाद माइनस साइन होने से फर्क नहीं पड़ता। यहां माइनस साइन होता ना तो फर्क पड़ता है ना। तो अभी यहां साइन क्या है? प्लस, इसलिए कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है और कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, तो हम इसे इजीली रिमूव कर देंगे और जैसा एक्सप्रेशन लिखा था वैसा लिख देंगे। ये बात समझो है ना। अब इसके बाद क्या करना चाहिए? आपको हो जाएगा। देखो पूछोगे तो आपकी छोटी छोटी जो अब तक की गलतियां आपके माइंड में चल रही है वो रिकवर हो जाएंगी, और रिकवर हो जाएंगी तो आगे कभी गलतियां नहीं करोगे। इसलिए जहां पर भी आपको लगे, चाहे वो कैलकुलेशन बेस पर हो चाहे वो लैंग्वेज बेस पर हो, कोई भी बात पूछनी है पूछ लो, बेझिझक होके पूछ लो। एक बार समझ लोगे तो आगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। कोई डाउट यहां पर? आगे बढ़ू पक्का? ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ करके हम बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में, है ना। तो टाइप्स ऑफ लाइंस में बेटा अपन बात करेंगे, दो तरह की लाइंस पर बात करनी चाहिए अपने को।
एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और एक होती है इसी के ऑपोजिट, दैट इज व्हाट, पैरेलल लाइंस। सुना ये वर्ड पैरेलल? ओके, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब व्हेन टू लाइंस गेट इंटरसेक्ट, है ना, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करे तो उसे इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। व्हेन टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इवन आफ्टर एक्सटेंडिंग देम, हम उन्हें चाहे कितना ही बढ़ा लें, है ना, तो भी वो कभी भी नहीं मिलेंगी, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस, है ना। एक सिंपल वे में समझाया मैंने बात आपको। तो when lines intersect each other, those are called intersecting lines. When lines never intersect each other, these are called parallel lines. So you must understand features of these. लिखो ये फटाफट। हाँ ऐसे बना लो ना, अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। लैंग्वेज में तो क्या लिखूं बताओ, लैंग्वेज लिखूं क्या? लिख लिया? हाँ बना लो ताकि क्लियरिटी बन जाए ना। आगे बढ़ूं? ये छोटे छोटे टॉपिक्स ले रहा हूं ताकि कोई क्वेश्चन बन भी जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज द कॉलिनियर पॉइंट्स। कभी सुना है इसके बारे में बेटा? कॉलिनियर पॉइंट्स सुना है नाम कभी? नहीं सुना, कोई बात नहीं। देखो इसके वर्ड से ही इसका मीनिंग समझते हैं, है ना। इसमें जो वर्ड है को, इसका मतलब है एक साथ, ठीक है, और लीनियर का मतलब लाइन पर। ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं, सेम लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं, उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये बात हमेशा कही जाती है बेटा 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स के लिए, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स के लिए। देखो बेटा एक बात समझो, एक तो मैंने सिचुएशन ली ये वाली, एक सिचुएशन ली ये वाली, है ना। मैं अगर आपसे पूछूं क्या ये तीनों
then those angles are called adjacent angles. अब ये डायग्राम्स बनाओ बेटा. दोनों डायग्राम बनाना ताकि आपको क्लैरिटी हो. अच्छा, यहाँ एक पॉइंट नोटिस में रहना चाहिए कि एडजेसेंट एंगल के लिए दोनों एंगल का वर्टेक्स पॉइंट भी सेम रहना चाहिए, है ना. वर्टेक्स पॉइंट सेम होना चाहिए. Incoming voice call from Shrange J9, 22 to 23 on SIM Airtel 3311. इस बात को नोट करके लिखो बेटा. Incoming voice call from Shrange J9, 22 to 23 on SIM Airtel 3311. It is also necessary that Incoming voice call from Shrange J9, 20. it is also
ठीक है। एक्सिस एंगल्स के लिए वर्टेक्स पॉइंट से होना चाहिए, ये बात आपको बताऊं। ओके, नाउ अब हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। कुछ टाइप ऑफ एंगल्स तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, अब कुछ और स्पेशल टाइप अब जो पढ़ने वाले हैं इस पर पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ एंगल होता है जिसे हम कहते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। कभी सुना है इसके बारे में? लीनियर पेयर एंगल्स नहीं सुना होगा, चलो कोई बात नहीं। लीनियर पेयर एंगल्स को अपन कैसे समझ सकते हैं? देखो, किसी भी लाइन पर किसी भी एक पॉइंट से जब हम एक रे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, किसी भी लाइन पर किसी भी एक पॉइंट से हम क्या ड्रॉ करते हैं बेटा, एक, तो वो दो एंगल फॉर्म करता है। दिख रहा है आपको दो एंगल? यहाँ पर मैं नेमिंग भी कर देता हूँ। मानते हैं ये ए है, ये ओ, ये बी और ये सी। तो यहाँ पर दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं क्या? कौन कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं बेटा? ए ओ सी और सी ओ। तो ये दो एंगल जो होते हैं वो कहलाते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। देखो, पेयर का मतलब हमेशा किस वे में देखा जाता है? पेयर का अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। पेयर वर्ड हमेशा कब कहाँ यूज होता है? जब भी हमें टू थिंग्स का कॉम्बिनेशन दिखाना होता है। और यहाँ पर मैंने कहा लीनियर, है ना। तो जब भी एक लाइन पर दो एंगल फॉर्म होते हैं, क्या यहाँ पर दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं लाइन पर, तो उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा? लीनियर पेयर एंगल्स कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक लाइन पर एक पॉइंट लिया O और O से एक रे ड्रॉ की, जिससे कि हमें दो एंगल्स मिले, और यही दो एंगल्स लीनियर पेयर एंगल्स कहलाते हैं। अब खास बात ये है कि इन लीनियर पेयर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री ही आता है, ठीक है। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। डू वन थिंग, आप सबके पास इंस्ट्रूमेंट है, सभी ज्योमेट्री के जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, खासकर मैं कहूंगा कि डी सबके पास है क्या? है ना। और डी तो चलो इजीली शेयर भी हो जाएगा। पेंसिल होगी, स्केल होगी, ठीक है। चलिए एक काम करें, आप सब अपना एक रफ पेपर, सबसे रफ पेपर निकालें, सबसे लास्ट वाला पेपर, या कोई भी आपको रफ पेपर यूज करना है वो निकालें। हाँ बेटा, थोड़ा सा क्लियरली दिख जाए, छोटा पार्ट भी मिलेगा तो मिल जाएगा, दिक्कत नहीं है ना, लिखा हुआ हो लेकिन थोड़ा सा स्पेस अच्छा मिल जाएगा। देखो बेटा, अब ना एक ऐसा अपन एक्सपेरिमेंट यहाँ पर प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं जिससे कि एक फैक्ट निकल के आया हमारे पास, है ना। तो आपको करना क्या है, पेपर पर आपको जैसा चाहे वैसा एक लाइन ड्रॉ करो। स्लांट लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, जैसी लाइन ड्रॉ करना चाहोगे इस लाइन ड्रॉ करो, आपकी इच्छा हो जैसी। मैं नहीं कहूंगा कि स्लीपिंग लाइन ही ड्रॉ करनी है, ठीक है। कर्ली लाइन ड्रॉ, उस लाइन पर कहीं पर एक पॉइंट ले लो, कहीं पर भी आपकी इच्छा हो, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, ले लिया। उस पॉइंट से एक रे ड्रॉ करो, किसी भी साइड आपकी जहां जिस तरफ भी इच्छा हो उसकी तरफ एक रे ड्रॉ करो। कर लिया रे ड्रॉ। अब इसके बाद में आपके पास वहां दो एंगल बनते हुए नजर आ रहे होंगे। अब देखो, मेरे को नहीं पता कि आपने लाइन कैसी ली है, पॉइंट कहां लिया, रे किस तरह ड्रॉ करी, है ना। लेकिन फिर भी मैं आपके इस एक्सपेरिमेंट से लेकर एक बात बहुत कंफर्मली कह सकता हूं, जो अपन लास्ट में ऑब्जर्व करेंगे। आपके पास दो एंगल बनते हुए नजर आए, दोनों एंगल का मेजरमेंट निकालो यूजिंग द डी से दोनों एंगल का सेपरेट मेजरमेंट निकालो फटाफट। डी यूज करके दोनों एंगल्स का सेपरेट मेजरमेंट निकालो। है आपके पास फर्स्ट रो में है, सेकंड रो में, फर्स्ट में दो है, एक इधर पीछे दो, पीछे दो, एक पीछे दो आपको और बाकी दोनों। आप थर्ड रो में
बी है क्या? नेक्स्ट वाले रो में आगे उसके पीछे रो में कितने हैं? 2 है क्या? एक आगे पास करो, एक आगे वाले रो में दो। हाँ इधर फर्स्ट रो में है, सेकंड रो में है, कितने? एक है, एक भी नहीं है। फोर्थ रो में एक ही है। चलो करो फटाफट करो, और इधर पास में करो फटाफट। वो ही ज्यादा अटेंटिव है। हो गया? दोनों मेजरमेंट निकालो फटाफट। मेजरमेंट देखना था डी से, या वो भी सिखाना है? Incoming voice call from Yashvi Sonny 9, 25 to 26, on SIM Airtel 3311. Incoming voice call from Yashvi Sonny 9, 25 to 26, on SIM Airtel 3311. बंदा के मांगोगे तो क्यों देगा? Incoming voice call from Yashvi Sonny 9, 25 to 26, on SIM Airtel 3311. आराम से बाबा ना। हाँ निकाल लिए क्या? निकाल लिए? तो जिन्होंने निकाल लिए वो दोनों एंगल का सम करके बताओ कितना आ रहा है? किसी का से डिफरेंट आ रहा है? आ सकता है, एक आध डिग्री का डिफरेंस आ सकता है ना, लेकिन वो आपके मेजरमेंट को थोड़ा एरर की वजह से आ रहा है। बाकी हमेशा सम कितना आएगा? 180। अब आप ये देखो कि आप इतने सारे स्टूडेंट हो, आपने अलग अलग वे में लाइन ड्रॉ करी, चाहे वो स्लांट लाइन थी, चाहे स्लीपिंग लाइन थी, चाहे वो स्टैंडिंग लाइन थी, ठीक है? और आपने रेंडमली कहीं पर भी पॉइंट लिया, आपने उससे किसी भी डायरेक्शन में रे ड्रॉ करी, लेकिन सबके पास एक बात कॉमन नजर आई। वो बात कॉमन क्या थी कि रे ने जो दो एंगल बनाए, दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है? तो ये एक तरीका हो Incoming voice call from promotional call on SIM Airtel 3311. Incoming voice call from promotional call on SIM Airtel 3311. उसे हम क्या एक फैक्ट कह सकते हैं, और उसे हमें एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए। तो हमें यहाँ क्या एक्सेप्ट करना चाहिए कि लीनियर पेयर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है बेटा? 180। लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है? 180। ठीक है? अब सुनो, एक और टाइप ऑफ एंगल था जिसका सम 180 बताया था मैंने। कौन से? तो मुझे बताओ कि लीनियर पेयर एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या डिफरेंस है? सप्लीमेंट्री कोई भी दो एंगल्स हो सकते हैं जिनका सम तो बनी देना चाहिए, लेकिन एक ही लाइन पर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का एक ही लाइन पर फॉर्म होना नेसेसरी नहीं है। जैसे ये एंगल अगर 70 डिग्री हो और ये एंगल कितना हो 110 डिग्री, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है? इन्हें हम क्या कह सकते हैं? लेकिन क्या इन्हें लीनियर पेयर एंगल्स कह सकते हैं? नहीं कह सकते।
है ना। तो यहां से हम एक स्टेटमेंट कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनना और मुझे ट्रू और फॉल्स में आंसर करना है। ईच पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज ऑल्सो पेयर ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स। ट्रू और फॉल्स? Each pair of supplementary angles can be considered as linear pair angles. False ki true? False. Let's check. एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, उससे क्रॉस चेक हो जाएगा। Each pair of linear pair angles या linear pair angles can be considered as supplementary angles. तो yes, जो आंसर्स आपने दिए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है एंड आई होप कि आपको मीनिंग समझ में आ रहा है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का लीनियर पेयर एंगल्स होना जरूरी, बट लीनियर पेयर एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये उसी तरह से है जैसे हर नेचुरल नंबर हमेशा होल नंबर होता है, बट हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। पढ़ा ना हमने चैप्टर 1 के अंदर, ये उसी तरह से। तो ये बात समझ में आई सभी को? कोई डाउट इसमें? चलिए, तो अभी यहीं तक रखते हैं, कल अपन आगे कंटिन्यू करेंगे।